सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडिगो एयरलाइंस द्वारा लार्ज स्केल पर फ्लाइट कैंसलेशंस और डीजीसीए द्वारा एक 8 मेंबरी कमेटी बनाई गई जो इंडिगो के जो कैंसलेशंस हैं उसके बारे में कुछ जांच पड़ताल करेगी। इंडिगो एयरलाइंस ने, जो कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, इसने पिछले दिनों में बहुत बड़े लेवल पर जो है फ्लाइट कैंसलेशंस की, जिसके कारण जो पैसेंजर्स हैं उनको डिस्टर्बेंस हुई और उनका जो है भारी नुकसान हुआ। बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसे थे जिनको किसी हॉस्पिटल्स में जाना था कुछ चेकअप करवाने के लिए। कई पैसेंजर ऐसे भी होंगे जिनकी कुछ इंटरव्यूज थी, कई पैसेंजर ऐसे थे जिनकी कोई बिजनेस मीटिंग्स थी और बहुत इम्पोर्टेंट काम थे, वो सब धरे के धरे रह गए। एयरलाइंस द्वारा जो है वो इस कारण उनको फ्लाइट कैंसलेशंस करनी पड़ी क्योंकि जो पायलट्स की जो है वो कमी थी। और पायलट्स की कमी इस कारण थी क्योंकि एयरलाइंस ने एक तो अपना विंटर के इस पीरियड में जो है शेड्यूल बढ़ा दिया और दूसरी तरफ जो है वो डीजीसीए द्वारा जो वर्किंग आवर्स हैं पायलट्स के वो फिक्स किए गए 8 घंटे लगातार, तो उसके कारण जो है बहुत सारे पायलट्स की ज़रूरत जो थी और थी, परंतु एयरलाइंस के पास वो नहीं थे। तो इसी बीच जो पैसेंजर्स हैं उनमें उनको इतना एक तरह से पीड़ा में से गुजरना पड़ा और कई ऐसे एयरपोर्ट पर ही पैसेंजर्स अटके हुए थे जिनके बैगेज जो है वो चेक इन कर लिया गया, उनको जो है जो बोर्डिंग पासेस हैं वो इशू कर दिए गए, वो बोर्डिंग गेट्स पर पहुंच गए, पर वहां उनको घंटों इंतज़ार करवाया गया। एक घंटा करके फ़्लाइट्स जो है वो लेट का अनाउंसमेंट करते रहे, परंतु कई दिन बता दिए और जो पैसेंजर्स हैं वो वहीं पर रात काटने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा और उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव प्रबंध भी नहीं किए। और इसी बीच सभी जो अथॉरिटीज़ हैं वो तमाशा देखती रही। ना तो डीजीसीए इतना एक्टिव हुआ और उन्होंने कोई एक्शन लिया इमीडिएट। ऐसा भी तो हो सकता था कि जो पैसेंजर्स हैं उनको जो है रिलीफ दे के वो एयरलाइन से क्लेम लिया जा सकता था, परंतु ऐसा कुछ नहीं किया गया। सो मच सो पैसेंजर जो है एक जगह जाने वाले दूसरी जगह जाने वाले पैसेंजर से आर्गुमेंट करते भी दिखाई दिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें पहले जाना है, दूसरे कह रहे थे हमें पहले जाना है। और जो सिक्योरिटी है वो एक तरह से सिर्फ देखते रहे, उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं की। ऐसा भी हो सकता था कि कुछ पैसेंजर्स में झगड़े की नौबत आई। और की जो फ्लाइट को गुवाहाटी भेजे या हम भेजे श्रीनगर, फिर गुवाहाटी वालों ने शोर किया तो श्रीनगर हटा के गुवाहाटी भेज दिया। मतलब इतना इलिटरेसी कि हम पे जी पायलट नहीं, हम क्या करें। तो लोग कह रहे अच्छा पायलट नहीं है तो गुवाहाटी भेज दो। मतलब इतनी इलिटरेसी वाली बात कर रहे हैं। उसके बाद परेशान मैडम सामान ही नहीं दे रहे हैं। 20,000 रुपए की मैंने टिकट ली है, 20,000 रुपए की। उसके बाद आप देखो अभी मैंने 55,000 रुपए की टिकट बुक करी है दोबारा, और सामान भी वापस नहीं कर रहे हैं। मेरे ब्रदर नीचे खड़े हुए हैं और वो बेचारे कम से कम 1.5 घंटा हो चुका है, कुछ सामान ही नहीं देने को रेडी हो रहे। लोगों के 3-3 दिन से सामान पड़े। हम कह रहे हैं कि हमारे 20,000 रुपए मत दो और ले लो, 20,000 हमारा सामान तो दे दो एटलीस्ट। कोई सुन ही नहीं रहा, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। कोई अथॉरिटीज नहीं आ रही। मैं देहरादून से हूँ, मेरी इंटरनेशनल दुबई की फ्लाइट थी, वो कल मिसिंग है। मैंने इनको बोला कोई रिफंड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब मेरा लगेज दे दो बस। और ये बोलते हैं कि 2 घंटे। कल से खड़ा हूँ मैं यहाँ सुबह से, मैंने बोला 2 घंटे में तुम्हारी लगेज मिल जाएगा, नहीं मिला। अब पूरी रात एयरपोर्ट पे रहा हूँ, सुबह आया हूँ, अभी इन्होंने बोला है कि 2 घंटे में मिलेगा, पर नहीं मिला। बस ये बोलते हैं कि जाना खाए और लगेज ना देने की वजह क्या बता रहे हैं कि मिल जाएगा, बस ये बताते हैं कि मिल जाएगा, कि 2 घंटे में मिल जाएगा, पर 2 घंटे यहाँ पर दिख रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? दुबई से आए थे, हमारी मॉर्निंग में फ्लाइट थी 11:20। हाँ, फ्लाइट रात को 12:15 वहाँ से टेक ऑफ किया। मैं सुबह यहाँ करीब 5-6 बजे करीब 6 बजे आने के बाद तो एक सबसे जो गंभीर और बात है और अच्छी बात नहीं है
वो ये है कि जो दूसरी फ्लाइट्स थी उन्होंने अपनी फ्लाइट्स के टिकट बेचने के लिए अपनी प्राइसेस जो है वो बहुत बढ़ा दी। जो 5,000 वाला टिकट है वो 35-40 हजार, ऐसा भी एक न्यूज़ रिपोर्ट थी कि 80-90 हजार तक जो है डोमेस्टिक टिकट्स बिके। तो ऐसा क्यों हो रहा है और डीजीसीए क्या कर रही थी? सो मच सो कि जो इंडिगो के ही हैं, जो रीशेड्यूल्ड फ्लाइट्स थी उनको कुछ पैसेंजर्स को रीशेड्यूल कर दिया गया, परंतु जब वो एक एयरपोर्ट छोड़ के दूसरे एयरपोर्ट पर गए दिल्ली में, तो वहाँ भी उनको बताया गया कि अभी कोई फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी। परंतु हमारी जानकारी के मुताबिक उनको बेशक वो फ्लाइट्स नहीं उड़े, परंतु उनको चिट्ठियाँ आ गई हैं कि उनका जो है वो फ्लाइट उड़ी है और उसके कारण उनको जो है बिल भेज दिया गया है, जो उनके बिल भेज दिया, जहाँ के उन्होंने फ्लाइट से ट्रैवल भी नहीं करा है। और उनकी खुद की जो एयरलाइन है, जो सुबह की फ्लाइट कैंसिल हुई तो शाम की फ्लाइट जो है उनके बहुत इन्फ्लेटेड प्राइसेस जो हैं इंडिगो एयरलाइंस के भी दिखाई दे रहे थे। तो इस सारे हालात में डीजीसीए तब क्या कर रहा था? और सबसे एक जो सीरियस बात है कि इवन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस भी जो हैं एयरलाइंस जब डिमांड थोड़ी बढ़ती है या इसका इम्प्रेशन ही क्रिएट होता है तो वो प्राइसेस बढ़ाते जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी एक्सपीरियंस है कि जब ऑनलाइन किसी ने अवेलेबिलिटी चेक करी और 2 बार चेक करी तो तीसरी बार जो है उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा जो है सिचुएशन लूज क्यों है, ये डीजीसीए को सोचना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन को इसके ऊपर कोई ना कोई गंभीर जो है संज्ञान लेना चाहिए कि जो एयरलाइंस हैं वो अपनी मर्जी से इतनी प्राइसेस कैसे बढ़ा सकती हैं। उसकी कोई ना कोई कैपिंग रहनी चाहिए और वो कैपिंग भी जो है इतनी जो है वो ज़्यादा नहीं चाहिए कि जो आम आदमी है वो वहाँ पर उसको ट्रैवल करना ही मुश्किल हो जाए। तो ये एक सीरियस मुद्दा है जो सरकार को सीरियसली लेना चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट ने भी केस सुना है और हाई कोर्ट ने भी ऐसी बातें कही हैं, परंतु ये सारी बातें कहने वाली हैं। सिर्फ एक्शन जब तक कोई नहीं दिखाई देगा तब तक लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, वरना ये कुछ दिन कहानी चलेगी, कुछ दिन इसका सोशल मीडिया पर भी बात होगी, अखबारों में भी बात होगी, लोग भी बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे और फिर उसके बाद वही हालात शुरू हो जाएंगे कि एयरलाइंस अपनी मन मर्जी से प्राइसेस जो है वो फिक्स करे। तो इसके ऊपर अभी क्योंकि ये घटना ने एक तरह से मुद्दा सामने ला दिया है तो डीजीसीए को इसके ऊपर जो है एक सीरियसली इसके ऊपर काम करना चाहिए और सभी एयरलाइंस के ऊपर चेक होना चाहिए। जिन एयरलाइंस ने इन्फ्लेटेड प्राइसेस के ऊपर उस दिन टिकट बेचे वो उनके ऊपर भी एक्शन होना जरूरी है। ये इसका कंपैरिजन जो है ऐसे किया जा सकता है जैसे कि कोई युद्ध लग जाए और युद्ध के दरमियान जो है कोई खाने की जो कीमतें हैं वो 10-20 या इवन जो है 100 गुना ही बढ़ा दे। तो ये एक तरह से ब्लैकिंग है, टिकट्स की ब्लैक है, जो कि जिसके ऊपर जो है सख्त एक्शन लेना जरूरी है। दूसरी खबर पंजाब से संबंधित है जहां पर जो एक कांग्रेस के हस्बैंड एंड वाइफ लीडर्स हैं नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू। श्रीमती नवजोत कौर सिद्धू की एक स्टेटमेंट ने पंजाब के जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं और जो सोशल मीडिया है उसमें एक तरह से भूचाल ही ला दिया है। जब कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाता, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास 500 करोड़ नहीं है। तो इससे जो बाकी नॉन कांग्रेस लीडर्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जैसे कांग्रेस में 500 करोड़ चार्ज किया जाता है चीफ मिनिस्टर की जो पदवी के लिए। तो सभी लीडर्स जो है एक दूसरे की तू मैं शुरू हो गई
और फिर उसके बाद जो है राजा वड़िंग जो पार्टी के प्रधान हैं, उनकी भी कुछ स्टेटमेंट्स आई और नवजोत कौर सिद्धू ने फिर उनको बोल दिया कि आपने जो कुत्ते हैं उनको भौंकने से रोकें। तो अभी जो हालात इस तरह के हैं, ये कोई सीरियस जो है काइंड ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। जो लोगों के मुद्दे हैं वो तो सामने नहीं है, सिर्फ 500 करोड़ की बात हो रही है। तो 500 करोड़ अभी तो ऐसा हुआ नहीं। अगर इतनी करप्शन थी तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है सिद्धू हस्बैंड एंड वाइफ को कि वो कांग्रेस में कैसे पहले रहे और अब कैसे हैं। और फिर अगर वो कह रहे हैं कि वो जो हाईकमांड है कांग्रेस की, गांधी फैमिली, उनकी झोली में जो है यहाँ से इतनी सीटें जीत के उनकी झोली में डालेंगे, तो वो क्या जो हाईकमांड है, क्या उनको उनकी ही प्रोवोकेशन से वो बोल रहे हैं, क्या उनकी सपोर्ट से ये बोल रहे हैं? ये अपने आप में बहुत सारे संजीदा मुद्दे हैं। पिछले समय में एक्चुअली जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो तो अपनी भाषा की मर्यादा ही जैसे भूल गए। राजा वड़िंग जो हैं, उन्होंने इलेक्शन के दरमियान जो पहले होम मिनिस्टर रहे हैं सरदार बूटा सिंह कांग्रेस पार्टी के ही, तो उनके बारे में जब उनको डिस्क्राइब करना पड़ा तो उनकी एक तरह से जस्ट कास्ट नहीं, परंतु उनकी जो उनका कम्प्लेक्शन है उसका भी, और उसके अलावा जो है एक और नेता ने जब अपने कैंडिडेट के बारे में भी वोट मांगे उस गांव से जहां से वो कैंडिडेट आता है, तो वहां बोल दिया कि लोग तो कुत्ते को भी अपने गांव के को प्यार करते हैं कैंडिडेट। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे भाषा के ऊपर जो है जो हमारे नेता हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं है, या उनकी एक तरह से वो इस बात से सचेत नहीं है कि किस सिचुएशन में क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। तो हमें कैसा नेतृत्व जो है मिलेगा। और पंजाब जिस हालात से गुजर रहा है, इसको ज़रूरत है ऐसे नेतृत्व की जो पंजाब के जो ग्राउंड पर मुद्दे हैं उनकी बात कोई करे। यहाँ से करप्शन बंद हो। करप्शन का सभी लोग शोर मचा रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तब उन्होंने भी करप्शन का मुद्दा उठाया था, परंतु करप्शन तो बंद हुई नहीं। अभी कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं करप्शन की बात, तो करप्शन तो फिर बंद हुई नहीं। तो अकाली जब सरकार थी तब भी करप्शन की बात थी। तो करप्शन एक्चुअली जो है वो जैसे रूट्स में चली गई है यहाँ पर, इसका बंद होना बहुत जरूरी है। अगर करप्शन बंद होगी तो लोगों का जीवन भी सही हो जाएगा, और इसके साथ जो है पंजाब का जो ट्रेजरी है वो भी एक तरह से सही स्थिति में आ जाएगी। जो पंजाब की फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो ये एक्चुअली इस तरह से कहना कि वो करप्ट तुम करप्ट मैं नहीं करप्ट, ये जो है इससे हल नहीं होने वाला है मुद्दा। एक ऐसा सीरियस एजेंडा बताना चाहिए कि कैसे आप करप्शन को जो है ख़त्म करोगे। और इसी के साथ जो बाकी मुद्दे हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का है, एजुकेशन की बेहतरी का मुद्दा है। यूनिवर्सिटियां कितनी खुल गई हैं, परंतु यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही नीचे जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो टीचर्स की खाली पड़ी हैं। और इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स भी, सभी डिपार्टमेंट्स में जो पब्लिक सर्विस के लिए हैं उनकी खस्ता हालत है। तो पंजाब की पॉलिटिकल लीडरशिप को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, रादर देन एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाना या तू मैं करना, या जैसे गली मोहल्ले में एक दूसरे से वो गालियां देते हैं, ऐसे चीज को छोड़ के उनको जो है सीरियसली इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।